नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको सेहत से जुड़ी हर जानकारी देना। आपको ईशान अवस्थी तो ज़रूर याद होगा, फिल्म तारे ज़मीन पर का वो मासूम बच्चा जो दुनिया से थोड़ा अलग था और अक्षरों में उलझा रहता था। उसे पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ईशान की तरह और भी कई बच्चों को पढ़ने लिखने में और अक्षरों को पहचानने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस समस्या को डिस्लेक्सिया कहा जाता है। ये एक किस्म का लर्निंग डिसऑर्डर है। बचपन में कहा जाता है बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन भी इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन सही समय पर इस बीमारी का इलाज शुरू कर इस बीमारी पर काबू किया जा सकता है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मणिपाल हॉस्पिटल की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, आप हमें आसान भाषा में समझाइए, और डिस्लेक्सिया कितने प्रकार का होता है? जैसा कि छवि आपने बोला कि डिसलेक्सिया एक तरीके से लर्निंग डिसऑर्डर है, हम इसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रकार है। ओके। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें कि आईक्यू जो है, मतलब जो बौद्धिक क्षमता है बच्चे की, वो सामान्य होती है, उसमें किसी तरीके का इशू नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में या नंबर्स में या कई बार उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या दिशा होगी क्या नहीं होगा, उस हिसाब से उन एरिया में जब उनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। जिसमें कि डिसलेक्सिया एक प्रकार है जिसमें स्पेलिंग्स को लेते हुए, कंप्रहेंशन को लेते हुए उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, पूरे शब्दों को एक साथ मिला के नहीं पढ़ पाएंगे। कई बार वो शब्दों को मिरर इमेज में बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा था मूवी में कि वो बी को डी बनाते हैं, डी को बी हम्म। बनाते हैं, इसे मिरर इमेज कहा जाता है। या कई बार उनको कुछ शब्द बड़े उसमें दिखाई देते हैं, तो ये जो लिखने में, समझने में या उसको पूरी तरीके से कंप्रहेंशिएट करने में प्रॉब्लम है, उसे डिसलेक्सिया कहा जाएगा। अगर सिर्फ नंबर्स की प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है, कि मैथ से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं, वो डिसकैलकुलिया है। डिस्ग्राफिया में फिर से वही चीजें हैं कि जब हम डायग्राम्स की बात करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब वहां दिक्कत आती है उसे डिस्ग्राफिया कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रकार है, जहां पे आईक्यू बच्चे का एवरेज रहेगा या बिलो एवरेज रहेगा, लेकिन उसके बाद भी किसी एक सब्जेक्ट में या किसी एक हिस्से में उसको दिक्कत हो रही है सोचने समझने में, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। अब अगर डिसलेक्सिया के प्रकारों की बात की जाए तो एक होता है जो जन्मजात है और एक होता है जो एक्वायर्ड कहा जाता है। जन्मजात का मतलब यह है कि वो जेनेटिक रीजन से या एनवायरमेंटल रीजन से आपके अंदर एक क्षमता आई है कि आप इसको पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे, आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उसको लिखने पढ़ने में, आपको सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए उस लर्निंग डिसेबिलिटी में आप फॉल कर रहे हैं। एक्वायर्ड का मतलब यह है कि आप बचपन से बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई ब्रेन इंजरी हुई जो किसी एक्सीडेंट के कारण हो सकती है, या कभी कोई रिएक्शन हुआ किसी मेडिसिन का, कभी फीवर बहुत ज्यादा हुआ, ब्रेन फीवर हुआ, उसके कारण अगर आपकी इस क्षमता पे कोई प्रभाव आता है तो उसे एक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ओके। इस तरीके से डिसलेक्सिया के दो प्रकार होते हैं। ओके, तो क्या हम इसे मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं? नहीं, ये मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी एक तरीके से पूरी क्षमता में, इसे मेंटल डिसऑर्डर नहीं डिसेबिलिटी कहा जाता है। तो ओके। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का मतलब यही है। डिसऑर्डर जब हम्म। आप ऑर्डर में नहीं है, आप कहीं पे डिस्टरबेंस आपका चल रहा है। डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से ऑर्डर में, बस आपकी एक आध दो जो क्षमता है, आपकी एक आध दो जो स्किल्स हैं, उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी फील हो रही है, कुछ कठिनाई महसूस हो रही है। लेकिन डिसेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है, पूरी तरीके से तो नहीं, बट उसको एक्वायर्ड करवाया जा सकता है। तो जैसे कई केसेस में है कि ऐसा नहीं कि जिंदगी भर, आपने भी अभी जैसे कहा कि अभिषेक बच्चन को ये बीमारी थी अब नहीं है, तो हम्म। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जाए, तो इस क्षमता को हम फिर से बच्चे में लेके आ सकते हैं, उस डिसेबिलिटी को खत्म कर सकते हैं। ओके। डिसऑर्डर्स के साथ में इशू ये है कि वो जिंदगी भर ही आपके जिंदगी का हिस्सा बने रहेंगे, आप ओके। उसमें आ चुके हैं, तो आपको दवाइयों की मदद लेनी ही पड़ेगी, थेरेपी की मदद लेनी ही पड़ेगी। लर्निंग डिसेबिलिटी में दवाइयों का कोई रोल इतना ज्यादा नहीं होता, जब तक आपके अंदर एडीएचडी का
इशू या मेंटल रिटार्डेशन या कोई और इशू जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं वो हो, अदरवाइज सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए मेडिसिन नहीं होती हैं। ओके। डॉक्टर, कई बार माँ बाप नहीं जान पाते कि हमारे बच्चे को डिसलेक्सिया है और वो ये समझते हैं कि बच्चा पढ़ाई के लिए बहानेबाजी कर रहा है, जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया था। तो क्या इस बीमारी के कोई लक्षण भी होते हैं और डिसलेक्सिया के लक्षणों को किस उम्र में पता चलता है बेसिकली? डिसलेक्सिया अगर देखा जाए, एक तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कमी अवेयरनेस की है। जी। बच्चों किसी को पता ही नहीं होता, उनको यूजुअली लगता है छोटे बच्चे हैं, पढ़ने में मतलब नहीं लगेगा मन इनका, या खेलने में ज्यादा मन लगाएंगे। तो यहाँ पे जो शुरू के ईयर्स होते हैं, 6 to 7 ईयर्स की एज जब होती है, जहाँ पे बच्चा प्रॉपरली लिखना शुरू कर चुका होता है, ये वो समय होता है जब आपको प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी समझ में कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आके या किसी एक या दो सब्जेक्ट में आके, जो ज्यादातर केसेस में गणित या इंग्लिश होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश ही होते हैं, अगर उनमें वो अटक रहा है तो ये एक प्रारंभिक लक्षण है कि बच्चा डिसेबिलिटी की तरफ, लर्निंग डिसेबिलिटी की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इसी समय पे अगर उनको समझा जाए, उनकी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग की जाए, जो असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसमें हम मेमोरी का पार्ट होता है, जिसमें राइटिंग का पार्ट होता है, जिसमें वर्बल लैंग्वेज का पार्ट होता है, उनको यूज करते हैं हम लोग, और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ठीक है, बच्चे में अभी इस लेवल पे डिसेबिलिटी है, और वहां से उनके ऊपर अगर काम किया जाए तो इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। बट मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि बच्चों कोई समझ पाता नहीं है और वो बच्चे एक तरीके से पूरी तरह से बुली होते हैं, क्लासेस में भी उनको टीचर से डांट पड़ती है, घर पे भी उनके साथ एनवायरनमेंट बहुत गलत हो जाता है, और जब तक वो बच्चा हमारे पास आता है तब तक वो एक सीवियर लेवल पे पहुंच चुका होता जी। है। और हमारी तो सोसाइटी में तो कंपैरिजन का भी बहुत वो है कि उसका बच्चा बेटर कर रहा है, उससे भी बच्चे में बहुत ज़्यादा हीन भावना आ जाती है। बहुत ज्यादा यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझाना जरूरी हो जाता है कि सिर्फ एकेडमिक्स ही सब कुछ नहीं है। जी। अगर आप इन बच्चों की बाकी क्षमताओं पे ध्यान देंगे तो ये बच्चे आर्टिस्टिक होते हैं। जी। बस फर्क ये है कि बाकी बच्चों को, 40 बच्चों को अगर आप एक तरीके से सिखा रहे हैं, इस एक बच्चे को आपको थोड़े अलग तरीके से सिखाना है। शायद उसको ज्यादा समय आपको देना होगा, आपको अपने सिखाने के तरीके बदलने होंगे, और इसीलिए अब सीबीएसई में देखा जाए या फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स में भी ये प्रोविजन रखा जाता है कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिन बच्चों को, उस लेवल के अकॉर्डिंग या तो उन्हें ज्यादा समय देते हैं, या फिर वो सब्जेक्ट में ज्यादा डिफिकल्टी है तो उसको हटा दिया जाता है कि जिससे बच्चे के ओवरऑल ग्रेड पे कोई असर ना आए, और बच्चा ये जो कंपैरिजन वाला जो माहौल है हमारे सोसाइटी में या परिवारों में, उसका शिकार ना बने। वो अपनी क्षमता, जो उसकी क्षमता है, शायद वो आर्ट में अच्छा है, शायद वो क्राफ्ट में अच्छा है, उसके बेसिस पे उसका वो एकेडमिक स्कोर बना रहे और उसको दिक्कत ना हो। जी। मैं इसके बारे में जब पढ़ रही थी तो इसमें ये भी लिखा था लक्षणों में कि जब बच्चा थोड़ा लेट बोलना शुरू करता है या फिर एक ही वर्ड को 2 बार दोहराता है, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, तो ये सब भी इसके लक्षण होते हैं छोटी एज में? ये, हाँ जी, इसको डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बोला जाता है। तो किसी भी बच्चों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं या डिसेबिलिटी है, जब बच्चों की बात की जाती है, हमारा एक प्राइमरी काम होता है क्लिनिकल हिस्ट्री लेना। क्लिनिकल हिस्ट्री में डेवलपमेंटल हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, और माइलस्टोन, जैसे बच्चे ने किस एज में बोलना शुरू किया, कब उसने चलना शुरू करा, कब उसने जो छोटी छोटी चीजें, बैठना शुरू किया, तो बर्थ टू 12 मंथ्स, ये 0 to 12 मंथ्स तक का जो फेज है, जिसमें हर 2-2 महीने में बच्चा एक माइलस्टोन अचीव करता है, इनको देखा जाता है। अगर माइलस्टोन एज अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं, डिले होते हैं, ऐसा नहीं कि माइलस्टोन बच्चा अचीव ही नहीं करेगा, डिले करेगा, तो उसे एज अप्रोप्रिएट के बेसिस पे देखा जाता है। अगर वो डिले है तब भी चांसेस हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, बट ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें ये सब कुछ नॉर्मल रहा, बट लेटर एज में पता चला कि नहीं, बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है। स्पीच इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो आपने पढ़ा आर्टिकल, उसमें इसलिए आपको ये मिला बिकॉज जब बच्चे को वो इनपुट ही नहीं मिला है तो वो स्पीच में क्या प्रोड्यूस करेगा। मेमोरी का पार्ट इसलिए ही चेक किया जाता है कि बच्चे ने एक परसेप्शन लिया, स्टिमुलस से सीखा, और उसे ही वो आगे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर वो आया ही नहीं है तो वो स्पीच में प्रोड्यूस क्या करेगा। इसलिए स्पीच का रोल यहाँ इम्पोर्टेंस रखता है। ओके। तो क्या इसका पता लगाने के लिए किसी तरह का क्वेश्चंस और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है?
हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। क्वेश्चनायर तो नहीं, एक पूरा कम्प्रिहेंसिव बैटरी होती है ओके। साइकोलॉजिकल, जिसमें अलग-अलग जो क्वेश्चनायर्स हैं, जो टेस्ट हैं, उनको कंपाइल करके हम बच्चे के ऊपर टेस्ट करते हैं। उसकी मेमोरी का टेस्ट किया जाता है, रीडिंग कैपेसिटी का टेस्ट किया जाता है, फिर लर्निंग का टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से बच्चा लिख रहा है, ये टेस्ट किया जाता है। बच्चे के क्लास में रिकॉर्ड्स क्या हैं, हम्म। टेस्टिंग में तो जो बच्चा कर रहा है, वो हमारे सामने कर रहा है, एक एनवायरनमेंट उसको दिया गया है। बट ओपन एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से हम्म। प्रेजेंट करता है खुद को, तो उसके वो सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी चेक किए जाते हैं। कई बार बच्चों में, मैक्सिमम केसेस में, आपको अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मिलता है लर्निंग ओके। डिसेबिलिटी के साथ में, कि ओके। बच्चा एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, अटेंशन में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो एडीएचडी की स्क्रीनिंग भी इन केसेस में करना जरूरी होती है, जस्ट टू रूल आउट कि एडीएचडी एसोसिएटेड तो नहीं है। अगर एडीएचडी एसोसिएटेड है तो एडीएचडी का मैनेजमेंट भी साथ में करना जरूरी है, जिससे कि इफेक्टिव रिजल्ट्स आए। ओके। और तो ये काम बेसिकली जी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि हमें बच्चों को कहाँ लेके जाना है। जी। जी। वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, कई बार वहाँ पे इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है, जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ आपको समझना जरूरी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम असेसमेंट्स का है, थेरेपीज का है। इसके आगे अगर स्पीच में प्रॉब्लम आएगी तो आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पास में जाना होगा। तो ओके। ये टीम वर्क है। अगर मेडिसिन की जरूरत होगी, वो आपको पीडियाट्रिशियन दे सकता है। अगर असेसमेंट की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जो कि आरसीआई लाइसेंस्ड हो, मतलब रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड हो। और अगर वो आपको बोलते हैं कि स्पीच में प्रॉब्लम है, तो आपको स्पीच थेरेपी के साथ भी सेशन लेने होते हैं, ओके। एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। ओके। डॉक्टर, ये भी बताइए कि डिसलेक्सिया क्या सिर्फ अर्ली एज में होता है या टीन एज या एडल्ट्स में भी हो सकता है? और जो ये बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों जैसा बिहेव नहीं करते, जैसे फिल्म में दिखाया गया था कि वो थोड़ा अलग थलग रहता था, थोड़ा नॉर्मल बिहेव नहीं करता था, घुलता मिलता नहीं था, तो ऐसा ही होता है? देखिए, ये जो दिखाया गया था बिल्कुल सही दिखाया गया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें रीजंस और उसकी जो इटियोलॉजी है कि क्यों बच्चा ये कर रहा है, वो मिसिंग पार्ट था वहां पे। ओके। लेटर एज में तब होता है जब जैसे मैंने कहा था कि एक्वायर्ड है, तो बचपन बहुत अच्छे से गया, बाद में अगर कोई चोट लगी या कोई ऐसी बीमारी हुई जिसके कारण उसको एक्वायर्ड हुआ लर्निंग डिसेबिलिटी, तब ये टीनेज में पाया जाएगा। नहीं तो अगर ये जन्म से है तो आपको जो अर्ली ईयर्स है उसी में ये डिटेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि अर्ली ईयर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और टीनेज में जाके आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। ओके। अगर लेवल बहुत कम है तो कई बार पता भी नहीं चलता, आप पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हम सब जी। लोगों को भी थोड़ा थोड़ा रहता है कुछ, कि हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनको प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीजों में भी डिफिकल्टी हो रही है, बट वो बहुत माइल्ड लेवल है, तो शायद कभी किसी ने पहचाना ही नहीं। ठीक है, अब रही बात कि ये बच्चे अलग व्यवहार क्यों करते हैं, तो आप सोच के देखिए कि मैं एक चीज एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, उस पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। जब मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ तो आप मेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे प्रॉपरली, मुझे भी इरिटेशन होगी, क्योंकि मुझे दूसरा तरीका नहीं पता कि जी। मैं जी। कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करूं। तो उस केस में मैं चूज करूंगी कि मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लूं, अलग रहूं, या फिर मैं कोशिश करूंगी कि अलग अलग तरीके से आपको समझाने की। जी। जब वो अलग अलग तरीके में यूज कर रही हूँ समझाने के लिए, वो कई लोगों के लिए असामान्य व्यवहार हो सकता है, और उस केस में लोग बोलते हैं कि ये बच्चा सामान्य नहीं है, असामान्य है। जी। या अगर बच्चा अलूफ हो जाता है, जैसे वो बच्चा था कि वो अकेले रहना पसंद करता था, क्योंकि कोई उसकी बात नहीं समझ समझ नहीं पाता पाता था था, उसे। जी। वो उनको उसके समझ अपने पाएंगे। पेरेंट्स भी नहीं समझ हाँ, पाते थे इवन। हाँ, माँ के साथ में वो ज्यादा रहना पसंद करता था, क्योंकि माँ कोशिश करती थी, तो उसको एक होप दिखती थी कि मैं उनको समझा सकता हूँ। अगर आप समझना ही नहीं चाह रहे हो तो वो बच्चे एक लेवल तक ही ट्राई करेंगे, उसके बाद में वो कोशिश करेंगे कि हम अकेले रहें, और अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। जी। और जी। इसलिए इन बच्चों में कई बार डिप्रेशन के भी केसेस मिलते हैं लेटर एज में। जब बहुत समय तक ये कंडीशन चलती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक ओके। एंजाइटी, ये सब कुछ भी इन बच्चों में मिलती है। ओके। आप मुझे ये बताइए कि जो ये जैसे आपने अभी शुरुआत में कहा था कि इन बच्चों को थोड़ा अलग ध्यान दिया जाता है, अलग पढ़ाई कराई जाती है, अलग तरीके से हम्म, पढ़ाया जाता है, तो हम्म। किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाया जाए, पढ़ना लिखना सिखाया जाए? क्योंकि हमारे समाज में तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानते हैं। जी, तो गुंजन, आपने स्पेशल एजुकेटर टर्म सुना होगा। अभी बहुत से कोर्सेज भी चलने शुरू हुए स्पेशल एजुकेटर के लिए।
थैंकफुल टू गवर्नमेंट की कम से कम उन्होंने पोस्ट निकालना शुरू की है। तो स्पेशल एजुकेटर का काम यही होता है कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी है, एडीएचडी है या ऑटिज्म के केसेस है, मतलब जहाँ पे एक अलग लर्निंग स्ट्रक्चर आपको देना है, तो वो बच्चों की पर्सनालिटी को समझते हुए, उनकी नीड को समझते हुए, अलग तरीके से एक जो क्लासरूम टीचिंग हो रही है कि मैंने एक साथ सारा लेसन पढ़ा दिया, हमने उनको रिवाइज करने के लिए बोला, हमने उनको लर्न करने के लिए बोला और टेस्ट ले लिया। इन केसेस में बच्चों को एक्सपेरिमेंटल वे में सिखाया जाता है, कई बार प्रिटेंड प्ले भी यूज किया जाता है। खेल खेल में आप बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं, जिससे कि उनको एक एकेडमिक लेवल पे या उनकी वो जो एबिलिटी है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन वो खेल खेल में उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, जी आर्टिस्टिक वे में खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसलिए उनका एवोल्यूशन भी अलग तरीके से किया जाएगा। या अगर हमें लगता है कि ठीक है वो बच्चा नॉर्मल वे में कर पा रहा है बट उसको ज्यादा समय की जरूरत है, जी तो उनका टाइम स्ट्रक्चर हटा दिया जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं जो हम डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को यूज करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो स्ट्रक्चर गलत है, बच्चों में डिसिप्लिन लाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है उनके साथ में हमें ये चैलेंजेस को रिड्यूस करना होता है, उसे स्पेशल वे बोला जाता है। स्पेशल एजुकेटर की मदद ली जाती है। स्पीच थेरेपी का रोल होता है कि अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो उसको कैसे आर्टिकुलेट करना सिखाना है, उसको कैसे डिफरेंट वे सिखाना है जिससे कि वो अपनी नीड्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सके। इन सारे तरीकों से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है या एक सेम लेवल पे लेके आया जाता है, जिससे कि वो अपनी उम्र से कमतर महसूस ना करें और उनके अंदर ये जो एक हीन भावना है, इन्फीरियरिटी जी कॉम्प्लेक्स है, जो पेरेंट्स में भी आता है, इन बच्चों में भी आता है, वो कभी ना आए। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि डिसलेक्सिया का इलाज जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो आप मुझे इसका इलाज बताइए कैसे किया जाता है और कौन सी टेक्निक्स और थेरेपीज़ हैं जिससे इसका इलाज किया जा सकता है ताकि जो बच्चा है वो आगे चलकर एक नॉर्मल लाइफ जी सके। गुंजन, मैंने ये टीम वर्क है, जैसे कि इनिशियल में यूजुअली अभी तो पेरेंट्स को बहुत हद तक पता है, पेरेंट्स अवेयर है। दिल्ली एनसीआर की अगर बात किया जाए या मेट्रो सिटीज की बात किया जाए तो वहां पे पेरेंट्स डायरेक्टली हमारे पास वॉक इन करते हैं कि मेरे बच्चे में इशू आ रहा है और हमें कंसल्ट करना है। ओके स्कूल्स भी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, स्कूल्स में सभी में काउंसलर्स रखे जाते हैं, स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं। ये सीबीएसई का एक रेगुलेटरी टर्म है कि रखना जरूरी है। तो यूजुअली आइडेंटिफिकेशन तभी हो जाता है, कई बार पेरेंट्स जब सेंसिटिव होते हैं तो वो 3 से 4 साल की एज में समझने लगते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जी अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के पहले एक प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर डायग्नोसिस, कि ओके बच्चे में सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी है या उससे एसोसिएटेड कोई कंडीशन तो नहीं है। जब वो क्लियर हो जाता है उसके बाद में अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है तो वो या तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन देंगे, कई केसेस में साइकेट्रिस्ट देते हैं, लेकिन पेरेंट्स साइकेट्रिस्ट के नाम पे जाना पसंद नहीं करते। ये मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोल रही जी हूँ, इसको बिल्कुल लेके बहुत टैबू है। तो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन भी उन केसेस को हैंडल कर सकते हैं। जी हमारा काम होता है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस असेसमेंट को देना, उसके बाद थेरेपी स्टार्ट करना। थेरेपी में सीटी यूज की जाती है और हम लोग भी स्पेशल एजुकेटर की भी मदद लेते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी के केसेस में, और उसके बेसिस पे बच्चे की प्रोग्रेस देखते हैं। तो जो असेसमेंट टूल मैंने आज यूज किया, मैं आपको थेरेपी अगर दे रही हूँ, बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाता है, बच्चों को, पेरेंट्स को साइको एजुकेट किया जाता है कि उनका एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पर्सनालिटी में जो डिफॉर्मेशन होने के चांसेस है उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सारी चीजें हमारा काम हुआ। स्पेशल एजुकेटर का काम है अलग तरीके सिखाना कि जी एक सब्जेक्ट को जो समझ में नहीं आ रहा है उसे अलग तरीके से कैसे समझाया जा सकता है। जब एक 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, आईक्यू लेवल कितना है, फिर हम रिव्यू करते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट आया है। अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, सिग्निफिकेंट है, तो हम उसी तरीके को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें लग रहा है इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो हम तरीकों को चेंज करेंगे। ओके थेरेपीज में बहुत तरीके के प्रकार हैं, लेकिन यूजुअल जो इसका फॉर्म है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, कि एक ओके हमें कॉन्सेप्ट चेंज करना है, बच्चे के दिमाग का परसेप्शन, और उसके साथ माँ बाप के परसेप्शन को भी चेंज करना है कि वो जो भी है, बच्चा जैसा भी है आपका, उसको हाँ आपको एक्सेप्टेंस लेके आना जी है। तो एक्सेप्टेंस थेरेपी बहुत हद तक काम करती है। अगर एक्सेप्टेंस होगा तो बच्चे को पूरा सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस आएगा और बच्चे वहीं में। पे अगर आप
कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चा एक्सप्रेस करना सीखेगा, अपनी पर्सनालिटी को आगे आके रखना शुरू करेगा। जी अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं है तो बच्चा जो थोड़ा बहुत भी एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो भी करना बंद कर देगा। जी तो बिल्कुल। ये सभी तरीकों को देखते हुए कि उसका सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंट्स का नेचर कैसा है, वो किस तरीके के स्कूल में जा रहा है, ये सबको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया जाता जी, है। तो फैमिली ये और जो ऐसा नहीं है कि एक समाज है वो बहुत जनरलाइज, बड़ा, हाँ हाँ जी, रोल निभा सकता है बच्चे के लिए। उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जी, ताकि वो बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सके। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर की तरह है जिसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। यदि आपके बच्चे को भी पढ़ने में और अक्षरों को पहचानने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें ताकि आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और वो अच्छे से पढ़ लिख सके। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.